तो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को किस फोर्स से रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि वो किस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड हमें कौन बताता है? कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये बेस्ड है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चार्ज किस तरीके का लेना है? एक्सटेंडेड चार्ज लेने हैं या कोई पॉइंट चार्ज लेने हैं। ठीक है, तो ये चार्ज जो है, ये जो लॉ है, ये केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? ऐसे चार्ज, ठीक है, ऐसे चार्ज जिनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस से छोटा हो। ठीक है, जैसे इन दोनों का साइज किस पे डिपेंड करता है? इनकी रेडियस पे। तो इनकी रेडियस मान लीजिए कि आर है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों चार्ज के बीच का ये आर अज्यूम कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस जो है इनकी रेडियस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों की रेडियस के कंपैरिजन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे चार्जेस को क्या कहा जाता है? पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। अब ये दोनों क्या हैं? लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसको मान लीजिए ये नंबर 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इधर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरीके से ये चार्ज जो है इस पर क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, और ये भी क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है, फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। ठीक है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक कूलम्स ने हमें ये भी बताया है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, कूलम ने हमें क्या बताया है कि ये फोर्स जो है इनको जॉइन करने वाली जो लाइन है ये, ठीक है, इसके अलोंग ही काम करेगा। ठीक है, ये इसके अलोंग ही इनको रिपेल करेगा। अगर ये अनलाइक होते तो इसी के अलोंग, इस सेंटर लाइन के अलोंग ही क्या करता है? उन दोनों को अट्रैक्ट करता। मतलब अट्रैक्ट ये इस तरीके, या रिपेल ये इस तरीके से नहीं करेगा कि रिपेल, अगर ये फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज अगर इस चार्ज को रिपेल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन केवल इस लाइन के अलोंग होगी। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इसको रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो ये इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। ठीक है, अब जैसे कूलम ने हमें बताया है कि ये फोर्स जो है ये F12 और F21, ये दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो इनके डिफरेंट है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन में क्या है? बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? इनका सेम है। जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो F12 इक्वल है किसके? F21 के। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये इधर वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव, और इधर वाले को क्या ले लेंगे?
नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके बाहर मॉड लगा लेते हैं। तो क्या है, F12 मॉड इक्वल टू F21 मॉड, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये केवल इनका मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी चीज़ होती है वो उसका साइन नेगेटिव होता है तो वो किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों चार्ज के, ठीक है। तो इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जितने बड़े आपके पास मैग्नेट होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स। इसी तरीके से जितने बड़े आपके पास चार्जेस होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के आपके पास चार्ज होंगे उतना ही उनके बीच रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। इसी की तरह अनदर पॉइंट है कि जो फोर्स है, यही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी रेडियस के, ठीक है। इन दोनों के बीच जो ये रेडियस है वो जितनी ज़्यादा होगी, हमें पता है कि वो फोर्स उतना ही ज़्यादा कम होगा, इसीलिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर रेडियस बढ़ती है, ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, ये जो आर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, सेंटर से सेंटर की, अगर ये इंक्रीज होती है तो इनका बीच का जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर आर इंक्रीज होती है तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आर को हम कम करते हैं, ठीक है, अगर इनकी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, तो फिर हमारा ये फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों का साइज बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर इनका साइज कम होता है तो फोर्स भी घटेगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, इन्वर्स में क्या होगा, कि जब अगर इनके बीच की रेडियस इंक्रीज होगी, ठीक है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज होता है तो ये फोर्स क्या होता है, डिक्रीज। और अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस वो डिक्रीज होता है तो ये फोर्स क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। तो अब देखिए ये फोर्स जो है, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2 एंड 1/r², ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, k, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो ये क्या है, ये k क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। क्योंकि चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन किस पे और डिपेंड करता है, उनके बीच के मीडियम पे। तो ये k क्या है, मीडियम, ठीक है। जैसे वैक्यूम हो गया, जैसे एयर हो गया, जैसे वाटर हो गया, तो जो ये k है वो दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है। तो ये फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, चार्ज पे, और उनके बीच के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जैसे k की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। और इसमें आपको
के की यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है। मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, आर स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और Q1 क्या है, चार्ज है, और Q2 भी क्या है, चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम इंटू कूलम, ठीक है, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम क्या पढ़ते हैं SI यूनिट में, न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इस K की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। K है क्या, परमिटिविटी। तो बच्चों अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि F क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये R क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और ये F क्या है, उन पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक्स जो एक्सिस है इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर को, और जो वाई एक्सिस है इस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस हम लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है, जैसे आप एक मैग्नेट के एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लगातार क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, या इंक्रीज़ करते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स जो होगा, या अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, जैसे जैसे उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होती रहेगी, ऐसे ऐसे क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। अगर अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं, ठीक है, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम करते हैं, तो अगर हम ये देखो, इस इधर की तरफ अगर हम इन दोनों को कम करते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम दो मैग्नेट को जितना ज़्यादा पास लाएंगे उनके बीच का फोर्स उतना ज़्यादा इंक्रीज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है, ठीक है। पहले कितना था, 1 मीटर, अब हमने बढ़ा के कर दिया इसको 2 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसे पुट करें, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, अगर हम रेडियस को क्या कर दें, 2 कर दें, आर को क्या कर दें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर उसको हम 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स आएगा वो कितने टाइम्स कम आएगा, 4 टाइम्स कम, ठीक है। अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस, इन पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पहले जो यूनिट थी केवल सिंगल मतलब 1 थी, अगर हम उसको डबल कर दें तो ये फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रेडियस को कितना कर दें, 3 कर दें, ठीक है, अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर 3 कर दें, ठीक है, तो ये फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस को 4 कर दें, ठीक है, तो ये फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 16 टाइम्स, क्योंकि ये स्क्वायर में है, आर स्क्वायर, ठीक है। अगर अगर हम जो ये पहले इन दोनों यूनिट जो पॉइंट चार्ज थे इनके बीच की डिस्टेंस को 1 की जगह हम अगर हाफ कर दें, आर की वैल्यू क्या कर दें, अगर हम हाफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4,
ठीक है, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। तो फोर्स अब कितना हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यू फोर्स है वो पुराने फोर्स से कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो कितना बढ़ जाएगा 4 गुना। ठीक है, अगर हम इसको क्वार्टर कर दें 1/4 कर दें तो वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हम उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को कम कर दें, ठीक है, तो उनके बीच का फोर्स जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी तक हमने पीछे कूलम्स लॉ में क्या देखा है कि दो लाइक चार्जेस और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को किस फोर्स के साथ रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम वहाँ पर क्या देखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कि क्या होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिराइव करेंगे। ठीक है, जिसमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो अब आप अज्यूम कीजिए कि जैसे दो हमारे पास क्या है दो चार्ज हैं। ये कैसे चार्ज होंगे पॉइंट चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है r। ठीक है, ये दोनों क्या है लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो Q2 Q1 पे इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट चार्ज जो है इस पॉइंट चार्ज पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो ये फोर्स भी रिप्रेजेंट हो गया और ये फोर्स भी रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन ये क्या है एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो फोर्स के साथ साथ हमें क्या रिप्रेजेंट करनी होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे R21 कैप। ठीक है, ये क्या है एक यूनिट वेक्टर। 11th में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा R21 को बोलने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और एंडिंग एट 1। ठीक है, तो ये क्या है इसका ओरिजिन है और ये क्या है इसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ये R21 क्या है ये वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है R21। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंडिंग एट 1। ठीक है, इसी तरीके से जो ये चार्ज है इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे R12। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 2। ठीक है, तो ये क्या होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है जब हमें डायरेक्शन दिखानी होती है तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे पास एक फोर्स क्या है एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते थे इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया मॉड के अंदर और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम ये यूनिट वेक्टर का यूज़ हम क्यों करते थे इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए केवल। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या करना है ये F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, तो F12 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, ऐसे ही F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ने का ये मतलब तो बता दिया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21 मॉड। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय
R12 का मॉड, ठीक है। जैसे इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया था, ये क्या है, बस एक समझने के लिए, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर से हम किसी वेक्टर की क्या है डायरेक्शन किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो R21 क्या कर दिया, R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे ही R12 को R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। और ये R21 भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक है, और ये R12 भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R21 इक्वल टू R12, ठीक है, इक्वल टू R, ठीक है। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये R21 एक्चुअल में ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, और ये किसके बराबर है, इस R के बराबर, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ फोर्स, ठीक है। अब हम किस फोर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, इस फोर्स के लिए ये वाली डायरेक्शन है, तो फोर्स को लिखने का तरीका हमें कूलम्स लॉ में क्या बता रखा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती थी, ठीक है। उसी डायरेक्शन की वजह से तो हम ये वेक्टर फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स। देखो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फोर्स F, कौन सा फोर्स, ये वाला F12, ठीक है, F12, ठीक है, K Q1 चार्ज Q2 चार्ज और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, R21 कैप, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करता हूँ, जैसे ये क्या हो गया, K, ठीक है, Q1 Q2। अब देखो ये R जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R21, क्योंकि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, 1 2, ठीक है। 1 2 फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम R21 जो है, R21 है, इसको R लिख सकता हूँ, या R को क्या लिख सकता हूँ, R21 लिख सकता हूँ। तो इस R को मैं क्या लिख सकता हूँ, R21, ठीक है, क्योंकि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 की डायरेक्शन क्या है, R21, ठीक है। तो R21 लिख सकता हूँ, R21, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये R21 कैप क्या था, ठीक है, ये यहाँ से देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मॉड, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, F12, ये हो गया परमिटिविटी, ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर, देखो ये दो हैं और ये सिंगल है, तो ये कितना हो गए, क्यूब, ठीक है, इनटू R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, F12, ये वाला फोर्स है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसकी डायरेक्शन को भी दिखा दिया, तो यही होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसी तरीके से आप जो सेकंड फोर्स है F21, ठीक है, ये फोर्स है F21, इसी तरीके से आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे F21, इसका भी क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये F21 है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये वाली R12, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि R को हम क्या लिख सकते हैं, R12 मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले R की जगह पे क्या हो जाएगा, R12, ठीक है, मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और R12, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी, कैप, ठीक है। तो अभी हम देख चुके हैं ऊपर कि ये इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, R Q1 Q2, इसको कैसे लिखेंगे, R12 इसका स्क्वायर इंटू इसको कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R12 की क्यूब, क्योंकि एक ये है दो ये हैं, इंटू R12 वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, F21 वेक्टर के लिए, ठीक है।
जैसे आपने ये लिखा है F12 वेक्टर के लिए K Q1 Q2 R21, क्योंकि F12 किस डायरेक्शन में है, R21 डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से जो F21 है वो किस डायरेक्शन में है, R12 डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ की क्या है, ये वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से हम उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट अवे शोज F12 एंड F21 आर इक्वल। जैसे कि हमने कूलम लॉ में पढ़ लिया है कि F12 और F21 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो तो सेम था, बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन, ये क्या है, अपोजिट फोर्स है, ठीक है। तो अपोजिट फोर्स के लिए इनकी डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है। तो F12 की डायरेक्शन क्या थी, R21, और F21 की डायरेक्शन क्या थी, R12, क्योंकि ये दोनों क्या थे, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, F12 इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, डिफरेंट थी, बट इनके मैग्नीट्यूड क्या थे, सेम थे, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है कि वेक्टर फॉर्म शोज दैट कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो जैसे हमें पता था कि इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, और इस पे जो है, इस वाले पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन वो कौन सी लाइन के अलोंग लग रहा था, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये फोर्स जो है, ये वाला फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे इस लाइन के अलोंग, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से होके जाती है, इसके अलोंग क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, इसी लाइन के अलोंग इस पॉइंट चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दोनों क्या है, एक सेंट्रल फोर्स के अलोंग जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल फोर्स क्या है, क्योंकि ये क्या है, इस लाइन से होके जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये सिमिलर किसके है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, एफ जी, जो कि हम 11th में पढ़ते थे, ठीक है। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे क्या देखना है कि सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला जस्ट इसके सिमिलर ही है, ठीक है। के कांस्टेंट, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, Q1 Q2, यहाँ पर क्या है, दो मासेस हैं, यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा इनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। जितना कम इनके बीच क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। इन्वर्स लॉ यही तो शो करता है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उनके बीच, उतना ही कम फोर्स होगा, लेकिन जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है, दोनों के बीच, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज या ये दोनों मास, ठीक है, ये जो इनको जॉइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इनके सेंटर को जॉइन करने वाली जो लाइन होंगी, उसी के अलोंग क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो टाइप का होता है, ये तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, ठीक है। उसके लिए कोई वैक्यूम, एयर, ठीक है, या वाटर, ठीक है, इस तरीके का कोई भी मीडियम उनके बीच क्या है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। लेकिन जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें तो हमने जो कांस्टेंट है वो पर्टिकुलर मीडियम के लिए ले रखा है, ठीक है। तो इसकी एयर के लिए वैल्यू कुछ अलग होगी, ठीक है, वाटर के लिए कुछ अलग होती है, ठीक है। जैसे के की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे कूलम स्क्वायर, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.674 × 10⁻⁻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 ⁻
11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना है, 9 इंटू 10⁹, मतलब 10⁹ है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ कितनी है, -11। ठीक है, तो हमें देखने से ही, ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जी की वैल्यू से। ठीक है, तो ये हम आगे एक न्यूमेरिकल में देखते हैं।